नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो चैप्टर नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में इससे पहले हम इलास्टिसिटी को समझने के लिए स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की अवधारणा। तो स्टार्ट करते हैं पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की अवधारणा से। हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक द्रव का मुक्त पृष्ठ सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कर लेने की प्रकृति को शो करता है, अर्थात यह एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह सिकुड़ने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन किसी द्रव की सतह या फिर पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपने क्षेत्रफल को मिनिमम करने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखें तो वर्षा की छोटी बूंदें सदैव गोलाकार आकृति ग्रहण करती है, क्योंकि किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल मिनिमम होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान उस द्रव पे तथा द्रव की दूसरी ओर वाले माध्यम पे निर्भर करता है तथा द्रव के ताप के बढ़ने पे घटता है। पृष्ठ तनाव केवल द्रव का गुण है, गैस तथा ठोस का नहीं। तो इस प्रकार से पृष्ठ तनाव क्या है, सरफेस टेंशन क्या है कि किसी द्रव की सतह या फिर पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है ये, जिसके द्वारा वो अपना क्षेत्रफल को मिनिमम करने का प्रयास करता है। और पृष्ठ तनाव केवल द्रव का गुण है, गैस का और ठोस का ये गुण नहीं है। अब हम सरफेस टेंशन की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एक काल्पनिक स्पर्श रेखा AB खींचते हैं, जिसकी लंबाई L है। इसके दोनों ओर के पृष्ठ एक दूसरे पे एक आकर्षण बल F लगाते हैं, जो रेखा AB के परपेंडिकुलर तथा द्रव के पृष्ठ के तल में होता है। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई इस काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर द्रव के पृष्ठ के तल में कार्यरत लंबवत बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होगा? फोर्स अपॉन लंबाई। पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करते हैं T से, तो T बराबर हो जाएगा फोर्स F अपॉन L। पृष्ठ तनाव का मात्रक कैसे निकालेंगे? फोर्स का मात्रक न्यूटन में, लंबाई का मात्रक मीटर में, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर। बल की विमा होती है m1 L1 T-2, लंबाई की विमा L1, इससे आ जाएगा पृष्ठ तनाव की विमा m1 L0 T-2। पृष्ठ तनाव को हम अनेक एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं, तो समझते हैं। जब मुलायम बालों से बनी दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी के अंदर उसके बाल अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम, उसको करना है अपना क्षेत्रफल, बालों के बीच बनी पानी की फिल्म न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए संकुचित हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम पृष्ठ तनाव को समझने के लिए देखें तो वो है किसी तार के आयताकार फ्रेम को साबुन के पानी के घोल में हम डुबाकर अचानक से बाहर निकालते हैं तो उसमें साबुन के घोल की एक फिल्म बन जाती है। अब इस फिल्म पर धागे का एक फंदा बनाकर डाल देते हैं तो एक अनियमित आकृति में बना रहता है, क्योंकि फंदे के दोनों ओर फिल्म होने के कारण इसमें हर बिंदु पे दोनों ओर में समान खिंचाव लगता है। अब यदि फंदे के अंदर बनी साबुन के घोल की फिल्म को किसी पिन की सहायता से हम तोड़ते हैं तो फंदे का धागा तुरंत बाहर की ओर फैलकर वर्ताकार रूप धारण करता है, क्योंकि फंदे के अंदर की जो फिल्म है वो टूटते ही फंदे के बाहर की फिल्म
है वो संकुचित होने लगती है और फंदा बाहर की ओर खींचा चला जाता है। चूँकि निश्चित परिमाप के लिए वर्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, अतः फंदे के बाहर की फिल्म का क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाता है। तो इस प्रकार पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव की सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है जिसके कारण वो उस द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपने क्षेत्रफल को मिनिमम करने का प्रयास करता है। वही पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन लंबाई यानी न्यूटन अपॉन मीटर। इसकी विमा होगी m1L0T-2। पृष्ठ तनाव को समझने के बाद में अब हम देखते हैं पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। यदि किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो कुछ अणु द्रव के अंदर से द्रव के पृष्ठ पर आ जाते हैं। इन अणुओं को द्रव के पृष्ठ के ठीक नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। अभी वो अंदर वाले हैं अणु, वो तो उसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं और ये पृष्ठ पे आ रहे हैं, तो जो आकर्षण बल के अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें एक कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य नए पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार द्रव के पृष्ठ पे स्थित अणुओं के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ ऊर्जा क्या है कि द्रव के अंदर के कुछ अणु हैं वो पृष्ठ पे आने का प्रयास करेंगे, जबकि पृष्ठ के अंदर के जो अणु है वो उन्हें अंदर खींचेंगे। तो इनको जो अंदर का जो आकर्षण बल है उसके विरुद्ध इनको पृष्ठ पे जाना है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा और ये जो काम है वही एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार पृष्ठ पे जो भी अणु हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा स्थितिज ऊर्जा के रूप में एनर्जी होगी, और जो ये ऊर्जा है वही उसकी सरफेस एनर्जी या वही उसकी पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। तो हमने देख लिया है पृष्ठ तनाव के कॉन्सेप्ट को, हमने देख लिया है सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। अब हम देखते हैं संसंजक और आसंजक बल को, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस को। क्या है संसंजक और आसंजक बल? आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों को अणु कहते हैं और ये छोटे छोटे कण या फिर अणु हैं वो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। विभिन्न अणु एक दूसरे पे बल लगाते हैं। सामान्यतः जो ये बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। ये अंतराणुक आकर्षण बल दो तरह का होता है। जो आकर्षण बल लग रहा है, जो अंतराणुक आकर्षण बल लग रहा है वो दो टाइप का होता है, संसंजक और आसंजक। क्या होता है संसंजक बल? जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल लगता है तो इस बल को संसंजक बल कहते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल संसंजक बल है। जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा? संसंजक बल, क्योंकि ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लग रहा है। आसंजक बल क्या होगा? दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे जल और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, जल के अणु अलग है, कांच के अणु अलग है, तो दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हुए, जल और कांच। अलग अलग प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल है तो ये आसंजक बल होगा। यदि आसंजक बल संसंजक बल से अधिक है तो द्रव बर्तन की दीवार से चिपककर बर्तन को गीला कर देते हैं। जैसे जल है वो कांच को भिगोता है, क्योंकि जल और कांच के अणुओं के बीच में जो लगने वाला आसंजक बल है जल के अणुओं के बीच संसंजक बल से बड़ा है। तो अगर आसंजक बल संसंजक बल से, आसंजक अपोजिट के बीच में अलग अलग के बीच में लगता है, संसंजक एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है। तो अलग अलग पदार्थों के बीच में लगने वाला आसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले संसंजक बल से अधिक है, तो वो द्रव है वो बर्तन की दीवार के चिपक जाएगा, बर्तन को गीला कर देगा। और यदि इसके विपरीत आसंजक बल है वो आपके संसंजक बल से कम है तो क्या होगा? द्रव बर्तन की दीवार पे नहीं चिपकता, वो दीवार को गीला नहीं करता। इसका एग्जाम्पल है कांच की परख नली में हम पारा रखें तो पारा है वो नली पे नहीं चिपकता है, क्योंकि जो कांच और पारे का जो आसंजक बल है वो संसंजक बल से कम है। आसंजक बल संसंजक बल से कम है, इस वजह से पारा है वो कांच की परख नली पे नहीं चिपकेगा। परंतु अगर हम कांच की नली में पानी को रख रहे हैं तो पानी का और कांच के बीच का जो आसंजक बल है वो संसंजक बल से ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से वो पानी है कांच की परख नली पे लग जाएगा और उसे गीला कर देगा।
तो ये हो गए ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में, जैसे जल के ही अणुओं के बीच में लगने वाला बल ससंजक है। असंजक जैसे कांच और जल के बीच में लगे, जैसे कांच और पारे के बीच में लगे। फिर होगा या तो ससंजक बल ज़्यादा होगा या असंजक बल ज़्यादा होगा। अगर असंजक बल ज़्यादा है तो वो चिपक कर उसे गीला कर देगा। जैसे जल को हम डालें कांच की नली में तो वो इसको भिगो देता है, परंतु यदि ससंजक बल ज़्यादा है तो वो गीला नहीं करेगा। जैसे पारे को हमने कांच की नली में लिया तो वो कांच की नली को पारा है वो गीला नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रकार से जो ये ससंजक और असंजक बल है वो गुरुत्वाकर्षण बलों से अलग है तथा विद्युत चुंबकीय प्रकृति के हैं। परंतु ये जो असंजक और ससंजक बल है ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते हैं। यदि अणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁹ मीटर से अधिक है तो इनके बीच में आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, परंतु इस सीमा के अंदर इसका मान प्रभावी हो जाता है और दूरी घटने के साथ साथ बढ़ता है। वह अधिकतम दूरी कौन सी है? वो अधिकतम दूरी 10⁻⁹ मीटर जिस पे दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो उनकी मॉलिक्यूलर रेंज आणविक रेंज कहलाती है। इस दूरी को तिर्य्चा मानकर खींचा गया जो काल्पनिक गोला है वो आणविक सक्रियता का गोला कहलाता है। इन दोनों बलों का प्रभाव हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे कांच की प्लेट जल में डालने पे गीली हो जाती है, क्योंकि कांच और जल के केस में क्या होगा, असंजक बल है वो ज़्यादा होगा ससंजक बल से। इस वजह से जो आपका पानी है वो कांच की दीवार पे चिपक जाएगा और उसे गीला कर देगा। तो इस प्रकार ऐसा क्यों है कि जल के अणु कांच के अणुओं के साथ असंजक बल, जल और कांच के अणुओं के बीच में जो असंजक बल है वो अधिक होता है। इसके कारण जल के अणु कांच की जो परख नली या प्लेट है उस पर चिपक जाते हैं और फिर प्लेट को सुखाने के लिए ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसके अणुओं और जल के अणुओं के मध्य असंजक बल जल तथा कांच के अणुओं के मध्य असंजक बल की तुलना में अधिक हो। जैसे सूखा हुआ सूती कपड़ा लेते हैं इसको पोंछने के लिए। स्याही और कागज के बीच में असंजक बल है वो स्याही के अणुओं के बीच असंजक बल से अधिक होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि जैसे इंक और कागज को देखें तो क्या होगा, स्याही के अणुओं के बीच में जो ससंजक बल लग रहा है उसकी बजाय स्याही और कागज के बीच में असंजक बल ज़्यादा है। इस वजह से वो स्याही है उस कागज को गीला कर देगी। इसी कारण से जो स्याही है वो कागज पे चिपक जाती है और हम उसे लिख पाते हैं। ठीक है, तो आपने ससंजक और असंजक बल देखे। ससंजक बल है जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगे, जैसे जल के ही अणुओं के बीच में लगे तो वो ससंजक बल है। असंजक बल क्या है, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में लगे, जैसे जल और कांच के बीच में, पारे और कांच के बीच में लगे। एक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि दोनों में से कौन सा बल ज़्यादा है। अगर असंजक बल ज़्यादा है यानी कांच और जल के बीच में लगने वाला बल ज़्यादा है तो क्या होगा, कांच के चिपक जाएगा जल और वो उसे गीला कर देगा। जैसे इंक और पेज की बात करें तो इंक और पेज में का भी जो असंजक बल है वो ज़्यादा है इंक के ससंजक बल से। तो अगर असंजक बल की वैल्यू ज़्यादा है ससंजक बल से तो वो चिपक जाती है उसके और उसे गीला कर देती है। इसके विपरीत अगर ससंजक बल का मान ज़्यादा होता है असंजक बल की तुलना में तो वो उसकी चिपक नहीं पाते हैं और उसको गीला नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं तक। इसके बाद में हम सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखेंगे। थैंक यू।